हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, पहले तो ये समझना जरूरी है, फॉर ए रिएक्शन द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट बी कोलाइड विथ ईच अदर। यदि कोई रिएक्शन को होना है, मीन्स कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या द रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ जब तक वो कोलाइड नहीं होंगे तब तक रिएक्टेंट नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी है कि रिएक्टेंट को कोलाइड होना पड़ेगा। अब हम देखें, यदि किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड हो रहे हैं साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, तो number of molecules collide with each other to bring about a chemical reaction is known as the molecularity of the reaction। उसे molecularity बोलते हैं, मीन्स number of molecules, the number of molecules of reacting species, atom हो, ions हो, molecules हो, which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is known as molecularity। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म वाटर एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पर देखें तो नंबर इसके कोफिशिएंट में 1 है, मीन्स दिस इज ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। एंड सेकेंड रिएक्शन में देखें 2HI मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड। तो 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जो है कोलाइड हो रहे हैं, इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी बाइमॉलिक्यूलर। इसी तरह से हम थर्ड वाले में देखें 2NO प्लस O2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म 2NO2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल प्लस 1 मॉलिक्यूल, टोटल हो गए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स। तो इस रिएक्शन को लिख सकते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 3 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हो सकती हैं जिनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 मतलब 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेकिन जनरली इस तरह को ऑब्जर्व किया गया है कि जो रिएक्शंस इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर देन 3 दे आर स्लो रिएक्शंस या दे प्रोसीड विथ वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे प्रोसीड होती हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। साइमल्टेनियस कोलिजन जो होते हैं वो हो सकता है कि एक साथ मतलब जो है 3 भी हो सकते हैं मैक्सिमम, और 3 से कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो चांसेस है मोर देन, जब 3 मॉलिक्यूल्स है 3 या 3 से ज़्यादा एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड होने का चांसेस काफ़ी कम होता है। बहुत ही रेयरली ये इस तरह से पाए जाते हैं। जनरली देखा जाता है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ कोलाइड होते हैं। और यदि मान लीजिए कोई रिएक्शन जैसे हम 5 मॉलिक्यूल्स वाली लें, 5 मॉलिक्यूल का मतलब ये हो जाएगा कि 5 मॉलिक्यूल एक साथ जो है टकरा रहे हैं, एक साथ कोलाइड हो रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ सच कोलिजन्स आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही कम हो जाएगा। ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग 3 और मोर देन 3 रिएक्टिंग स्पीसीज शुड बी स्लो। मीन्स जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा रिएक्शंस मतलब मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो रिएक्शन स्लो होती हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे इस रिएक्शन में 5 ब्रोमाइड आयंस रिएक्ट विद ब्रोमेट आयन इन प्रेजेंस ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इस 6 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड टू फॉर्म ब्रोमीन एंड वाटर। तो यहाँ पर भी देखा जाए टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या 5 + 1 + 6 इज इक्वल टू 12 होता है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन तो स्लो होना चाहिए था इसकी, क्योंकि हम यदि मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करेंगे तो 12 होगा, लेकिन ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है। अब फास्ट होने का
क्या कारण हो सकता है, जबकि अकॉर्डिंग टू, यदि आप रेट लॉ देखें, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू होता है के ब्रोमाइड आयन। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमाइड आयन ओनली वन। ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन के केस में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इसका है वन, और हाइड्रोजन जो है ये पाया जाता है टू। इसका मतलब तो ये हुआ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन कि जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो 4 है, मीन्स कि 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ जो है कोलाइड हो रहे हैं। लेकिन हम इसी को ये मान के चले कि यदि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है तब तो ये हो गया कि 12 पार्टिकल्स वुड हैव टू कोलाइड साइमल्टेनियसली। उनको मतलब 12 मॉलिक्यूल्स को या 12 पार्टिकल्स को कोलाइड होना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन एक साथ 12 पार्टिकल्स या 12 पार्टिकल्स कोलाइड हों ऐसे चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और ये ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, इसका मतलब तो ये हुआ है कि एक साथ जो है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। लेकिन हम जनरली यदि देखा जाए तो जो रिएक्शंस होती हैं, इस तरह की जो रिएक्शन है मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएंगी, जिनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जनरली प्रोसीड थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव स्टेप। कम से कम वो 2 या 2 से अधिक स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल से पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखें। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जैसे कि द रिएक्शंस which take place through a sequence of 2 or more steps या 2 or more consecutive steps called complex reaction। जो 2 या 2 से अधिक स्टेप में रिएक्शन हो रही हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और जो रिएक्शंस में मतलब जो स्टेप्स हैं which contribute to the overall reaction they are called elementary processes। वो एलिमेंट्री प्रोसेस में जनरली हम ये मान के चलते हैं, इस तरह से यदि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स ये मान के चलेंगे कि रिएक्शन भी 2 स्टेप में हो रही हैं या 3 स्टेप 4 स्टेप, तब कुछ स्टेप स्लो होंगे और वहीं कुछ स्टेप फास्ट हो सकते हैं। और जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा इट डिपेंड ऑन द स्लो स्टेप। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए कि 2 स्टेप यदि एक साथ 2 व्यक्ति एक साथ चल रहे हैं, एक स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, हमें दोनों का यदि रेट फाइंड करना है तो ये तो निश्चित हो जाएगा कि जो स्लो चल रहा है उससे तो रेट फास्ट वाले का ज़्यादा ही होगा। मीन्स जो मिनिमम जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इक्वल टू द स्टेप्स, और जो रेट ऑफ रिएक्शन विच इज ए स्लोएस्ट स्टेप मीन्स द रिएक्शन कैन नॉट द अदर, जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अदर स्टेप्स विच आर फास्टर देन द स्लोअर, the rate of that step cannot be less than the rate of the slowest step। मीन्स फास्ट वाले का जो रेट होगा वो स्लोएस्ट स्टेप से भी ज़्यादा ही होगा। और इस तरह से यदि हम देखा जाए जो अदर स्टेप्स हैं जो फास्ट हैं उनसे हम उनको मेज़र भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्वाइट फास्ट होते हैं तो उनके रेट को डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट होता है। और जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे हम इजीली रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि रेट ऑफ रिएक्शन में देखा जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इन द सीक्वेंस। तो जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्रू मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्ट विद फ्लोरीन टू फॉर्म नाइट्राइल फ्लोराइड। यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी देखा जाए, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2 + 1, टोटल मॉलिक्यूलरिटी है 3। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन नहीं होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के NO⁻1 F⁴ मीन्स इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर का मीनिंग तो ये हो गया कि लगभग यहाँ पर जो स्लो स्टेप होगा, इन स्लो स्टेप 2 मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड विद ईच अदर। एक साथ 2 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लो स्टेप में, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक फ्लोरीन का।
बिकॉज जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इज द स्लो स्टेप। तब इसको ध्यान में रख करके यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग है, इसका मीनिंग ये है कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड इट अकर्स इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स। तो यदि हम इसके स्टेप देखें, फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन यदि मैकेनिज्म में किस तरह से होगा, सबसे पहले इसका मीनिंग तो ये हुआ कि दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जो है इनके कोलाइड हो रहे हैं। किस तरह से कोलाइड होते हैं इसको समझ सकते हैं। NO2 1 मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल F2 का, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे टू फॉर्म NO2F प्लस F। यहाँ पर एक फ्लोरीन का एटम अलग हो जाता है। ये फ्लोरीन और ये जो स्टेप है इट इज ए स्लो स्टेप। जनरली फर्स्ट स्टेप स्लो होता है क्योंकि रिएक्शन अचानक से फास्ट नहीं हो जाती है। पहले जब इनिशिएशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो गई फिर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। पहले सभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है इसलिए रिएक्शन स्लो होगी। जब कोई एलिमेंट अपने एटॉमिक फॉर्म में आएगा तो ये हाईली रिएक्टिव हो सकता है एक्सेप्ट द नोबल गैसेस। तो फ्लोरीन यहाँ एटॉमिक फॉर्म में आने की वजह से अब जो रिएक्शन होगा आगे का वह काफ़ी फास्ट हो जाता है। मीन्स दिस फ्लोरीन एटम फर्दर रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये काफ़ी रिएक्शन क्वाइट फास्ट होगा टू फॉर्म NO2F। अब हम इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन में F और ये F दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा NO2 मीन्स 2NO2 1 मॉलिक्यूल F2 टू फॉर्म 2NO2F। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो स्लो स्टेप जैसे अभी मैंने बताया, दीज आर द एलिमेंट्री प्रोसेस। इन दोनों के जो अलग अलग स्टेप हैं इनको हम एलिमेंट्री प्रोसेस बोलते हैं और इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्हीं एलिमेंट्री प्रोसेस का रोल होता है, कंट्रीब्यूशन होता है और ओवरऑल रिएक्शन भी इन्हीं को कंबाइन करके हम फाइंड करते हैं। दिस स्टेप मींस स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस रिएक्शन। और अकॉर्डिंग यदि आप यहाँ से अब रेट फाइंड करेंगे तो यही आ जाएगा इस तरह से K NO2 यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, इस NO2 लेंगे और इसी तरह से फ्लोरीन का भी पावर 1 लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ 2 जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन हो गया टोटल 3। इस तरह से हम और भी दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यदि इस रिएक्शन में देखा जाए 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डिकम्पोज टू फॉर्म 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। रेट एक्चुअल जो रेट होता है ये N2O5 टू दी पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल ही सबसे पहले इनिशिएट होता है, स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन यदि हम ये मान के चलें कि दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट एक साथ कर रहे हैं तब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, पावर यहाँ पर 2 लग जाएगी। लेकिन ये 2 एक्चुअल में नहीं है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देयर इज अ पावर ऑफ ओनली 1। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन भी मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है और इट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किस तरह से होता है, तो जैसे इसका फर्स्ट स्टेप में N2O5 एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है और ये डिकम्पोज होगा टू फॉर्म NO2 प्लस NO3 और ये रिएक्शन ये स्टेप स्लो स्टेप भी होगा। इसी तरह से यदि हम सेकेंड स्टेप का रिएक्शन देखेंगे तब अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 रिएक्ट विद नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड वेरी फास्ट टू फॉर्म NO2 3NO2 प्लस O2। ये दोनों यदि हम इनको कंबाइन कर दें तो NO3 से NO3 कैंसिल हो जाएगा, 2N2O5 और प्लस 4NO2 प्लस O2 ये आ जाएगा। तो स्लो स्टेप में सिंगल मॉलिक्यूल है इसलिए रेट जो पावर होगा वो भी 1 आएगा। इस तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में यदि हम देखेंगे
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग होगा बट मॉलिक्यूलरिटी अलग होगी। मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पर 2 ही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो इस तरह से देखा जाए मॉलिक्यूलरिटी जो है जनरली एक मॉलिक्यूलरिटी मीन्स नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है अंडरगोइंग साइमल्टेनियस कोलिजन इन द एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। वहीं यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखते हैं तो ऑर्डर इज द सम ऑफ द powers of concentration term in the rate law expression। और molecularity it is applicable only for elementary processes। complex reaction के लिए वैसे molecularity का कोई मीनिंग नहीं है। molecularity has no meaning for the complex reaction। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होती है 1 2 3 4 5। इट कैन नॉट बी ए नॉन इंटीजर, ये कभी भी नॉन इंटीजर नहीं हो सकता है। एंड इट शुड नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती है। और ये एक तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए इट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी जो होता है वो एलिमेंट्री स्टेप्स को एक साथ मिला देने से तो सेम हो जाएगा। और जनरली जो मॉलिक्यूलरिटी भी होती है यहाँ पर वो लगभग हम यही मान के चलते हैं लेकिन कि ये इट इज़ इक्वल टू द स्लोएस्ट स्टेप एस, जैसे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में होता है। और ऑर्डर तो हमेशा ही स्लोएस्ट स्टेप से आता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वैल्यूज चेंज भी होती रहती है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन जैसे आप जानते हैं, इंटीग्रेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन करना, कंबाइन करना, और डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है उसको डिवाइड करना। तो यहाँ पर यदि हम कोई जनरल रिएक्शन लें जैसे A + B टू फॉर्म C + D, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू K A to the power P और B to the power Q, ये हो जाएगा according to rate law expression। and this form of equation is called, it is a differential rate equation। ये एक तरह से डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को, दिस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज नॉट कन्वीनियंट टू मेजर द इंस्टेंटेनियस रेट बिकॉज इट इज मेजर्ड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ slope of the tangent at point t in the concentration versus time graph। concentration और time graph के बीच में जब हम slope निकालेंगे टेंजेंट डाल करके एट पॉइंट टी पर, तब हम इंस्टेंटेनियस रेट को मेज़र कर सकते हैं। किस तरह से इसको मेज़र किया जा सकता है स्लोप में, तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए अलग होगा और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होगा, लेकिन हमें जो ग्राफ लेना है ये लेना है आपको कंसंट्रेशन और टाइम इन दोनों के बीच में। और जो भी यहाँ पर जैसे इस तरह से कभी आता है, कभी इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर जैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं कंसंट्रेशन और टाइम डाल करके, तो ये होगा इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं यह है डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन अलग है और हमको फाइंड करना है इंटीग्रेटेड, तब ये प्रॉब्लम होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही है कि हम ये जो डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलेगा, वी कैन डायरेक्टली मेजर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज जैसे कंसंट्रेशन है एट डिफरेंट टाइम्स एंड रेट कांस्टेंट। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस होगा आर डिफरेंट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहले है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज इन विच rate of the reaction does not depend on the concentration of the reactant। concentration पर डिपेंड नहीं करता है। consider a reaction
आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रेट को हमने प्रोडक्ट में, वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू दिस, यदि रेफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द रेट इक्वेशन होगा, इज इक्वल टू के आर नॉट, ए टू द पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा। तब यही इक्वेशन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लें, रीअरेंज द अबव इक्वेशन, रीअरेंज करके dt को हम इधर ले जाएंगे, माइनस dr इज इक्वल टू के dt। तो ये इक्वेशन मान लीजिए कि फर्स्ट है और ये हो जाएगा सेकेंड, माइनस dr इज इक्वल टू के dt, या ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है dr इज इक्वल टू माइनस के dt। माइनस साइन उधर भी लेकर के जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ये सेम ही है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dr इज इक्वल टू के dt। हमने दोनों साइड में, बोथ साइड में इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पर अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जैसे dx इज इक्वल टू x होता है, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा। यहाँ पर भी dr का हमने यदि इंटीग्रेशन किया हुआ है तो हमको r मिल जाएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट है k का इंटीग्रेशन नहीं होता है, मीन्स जो वैल्यू जैसी है उसको हम वैसे ही रख देंगे। तो ये माइनस के dt का भी यहाँ पर t हो जाएगा, प्लस साथ में c मिल जाएगा, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू c। अब हमें या i के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, c के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई अनदर सिंबल का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब हमको यहाँ पर ये करना है कि इस c का वैल्यू फाइंड करना है। तो c के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इसके इनिशियल कंसंट्रेशन को यूज करना पड़ेगा, मीन्स द वैल्यू ऑफ c कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन से इसको फाइंड करेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स R इज इक्वल टू R नॉट और T इज इक्वल टू हो जाएगा उस समय पर 0 एट इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में मीन्स कंसंट्रेशन हो जाएगा R नॉट इनिशियल है और T उस समय पर 0 रहेगा। ये दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R एंड T इन इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। देन R, इस R की जगह पर R नॉट हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के टी है, माइनस के टी की जगह पर 0 प्लस सी, मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन सी इज इक्वल टू आर नॉट। तो सी इज इक्वल टू आर नॉट, इस वैल्यू को हम फिर से इक्वेशन नंबर थर्ड में फिर रख देंगे। द वैल्यू ऑफ सी पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, फिर से इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए। तो R इज इक्वल टू माइनस के टी और C इज इक्वल टू है R नॉट। तो C की जगह पर
इसको प्लस आर नॉट, ये वैल्यू फिर से यहाँ पर पुटअप कर दी जाएगी। इस आर नॉट को इधर लेकर के आएंगे या केटी को इधर लेकर के आएंगे, आर को उधर लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा केटी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। और अब यहाँ पर यदि हम रेट कांस्टेंट फाइंड करना चाहें तो के लिख सकते हैं, टाइम फाइंड करना चाहें तो टी लिख सकते हैं। के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू आप लिखेंगे आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और R इज द कंसंट्रेशन एट टी टाइम, मीन्स लेफ्ट कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, कितना कंसंट्रेशन बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे R कन्वर्टेड इनटू P, इनिशियल मान लीजिए हमने कंसंट्रेशन लिया A और उस समय प्रोडक्ट होगा 0, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 लेंगे, लेकिन आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद मान लीजिए कि रिएक्टेंट मीन्स A में से X पार्ट कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पर बचेगा A माइनस एक्स और यहाँ फॉर्मेशन होगा X मोल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के X मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आप वैल्यू रखेंगे तो R नॉट इज इक्वल टू A और R इज इक्वल टू आएगा A माइनस एक्स। A माइनस एक्स मतलब लेफ्ट कंसंट्रेशन, जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो रखना है, X नहीं रखेंगे। A माइनस एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, जैसे K इज इक्वल टू R नॉट में रख दीजिए A माइनस R की जगह पर A माइनस एक्स अपॉन T, और इसको A माइनस A ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एक्स अपॉन टी। ऐसे भी इसको फाइंड किया जा सकता है। तो K इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी मतलब कितना मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कितने मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये हमें जीरो ऑर्डर में लेना है। और जीरो ऑर्डर यदि आप देखते हैं रिएक्शन को, जो द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम देखें इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो इस तरह से आपको मिलेगा। यदि हम ये रेट मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इसके बीच में और कंसंट्रेशन इसके बीच में यदि ग्राफ लेते हैं तो हमें फिर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, मींस वहां पर रेट जो है कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट डज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन, मींस द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। आप कितना भी घटाएं बढ़ाएं इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये एक तरह से रेट जो है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। तो ये ग्राफ होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब हम यदि दूसरा ग्राफ यहीं पर ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में है, क्योंकि हम जो रेट फाइंड करते हैं, रेट फाइंड करने के लिए तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टाइम इसके बीच में ही लेना पड़ेगा। और इसके बीच में यदि आप ग्राफ को लेते हैं तब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम, मान लीजिए कि ये यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट। टाइम जैसे जैसे प्रोसीड होता जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी, टाइम कंज्यूम होता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, लगातार ये घटता जाएगा। तो ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक ये स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, तो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ये जैसे है वैल्यू t2 और ये है t1, इसी तरह से ये y2 और ये हो जाएगा y1। तो स्लोप इज इक्वल टू
कंसंट्रेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब यह है कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। एक्चुअल में फाइनल कंसंट्रेशन जो वैल्यू है यहाँ पर y2 इज लेसर देन y1। y2 की वैल्यू कम है, y1 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले माइनस रख लेंगे। माइनस तो चेंज इन कंसंट्रेशन हो गया ये तो, अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम मींस इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन यदि देखा जाए तो इसका जो है ये होगा स्लोप इज इक्वल टू ये टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, मींस माइनस के, या के इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए यदि हमें कभी रेट कांस्टेंट निकालना पड़े और स्लोप यदि दिया गया है, स्लोप की वैल्यू दी गई है, तब हम k इज इक्वल टू माइनस स्लोप रख करके फॉर्मूले पर यहाँ पर रेट कांस्टेंट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड हो सकता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन होता है r इज इक्वल टू, आपने जो पहले पढ़ा हुआ है r नॉट माइनस r इज इक्वल टू के टी, दिस इज द फॉर्म ऑफ एक लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसी से हम यहाँ पर स्लोप फाइंड करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1। y2 की वैल्यू लेसर देन y1, इसलिए हमें माइनस साइन का यूज करना पड़ेगा, और ये वैल्यू जो है कांस्टेंट के इक्वल होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, और रेट कांस्टेंट गिव्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, तो k और k इज इक्वल टू माइनस स्लोप। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।